हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल एंट्रीज़ का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, फिर एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल क्या है, फिर जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से चालू करवा रहा हूँ। तो अगर किसी को भी वो टॉपिक को रिवाइज़ करना है शुरू से, वो रिवाइज़ भी कर सकते हो ये लेक्चर देखकर। और एट द सेम टाइम अगर बिल्कुल नहीं आता है अकाउंट्स, बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से कंप्लीट करवा रहा हूँ, स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सबका फोकस इधर। देखो, पहले हम कुछ नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट आर अकाउंट्स। अकाउंट्स है क्या? तो देखो, अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक रिटर्न रिकॉर्ड है जो हम लोग मेंटेन करते हैं, ये जान पाए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, ख़राब चल रहा है, उसको और आगे कुछ इनोवेशन करने की नीड है या नहीं है। तो वो क्लियर करने के लिए हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि जान पाए बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब। तो अकाउंट्स को दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। एक तो मैनुअली, मैनुअल मतलब हम लोग एक जर्नल मतलब मैनुअली ह्यूमन इंटरवेंशन होकर रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉपर एक नोटबुक के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर। और दूसरा होता है कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करना, जैसे टैली, सैप, ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह जो हो गया, ये इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाना जो भी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो अकाउंट्स दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। पहला मैनुअली, जो हम लोग जर्नल के अंदर प्रिपेयर करते हैं, एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉनिकली, जो हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, वाई वी नीड देम, ये अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है कि हम ये जान पाए, असर्टेन कर पाए, ये कैलकुलेट कर पाए, फाइंड आउट कर पाए कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बिज़नेस में अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, तभी ओनर को ये पता चलेगा, तभी शेयर होल्डर को पता चलेगा कि जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट कमा रहा है या वो लॉस में है। तो ये होता है सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पप्पू टी स्टॉल, ये जो वो क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, इनने अभी ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हमारे कंट्री का जो सेकंड है ये पप्पू, राहुल गांधी ने क्या किया, इसने सोचा कि चलो मोदी जो है वो टी का स्टॉल लगा के आज के डेट में इतना सक्सेस हुआ है, इवन वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया है, तो एक काम करता हूँ, मैं भी टी का स्टॉल लगाता हूँ। तो वो जब टी का स्टॉल ओपन किया और उसने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया, उसने बिल्कुल भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो क्या उसको प्रॉफिट और लॉस पता चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो बस सामान लाएगा, पैसा लगाएगा, पैसा निकाल के ले जाएगा, क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है लॉस, ये उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में बनाएगा तो वो क्लियर एक आइडिया रहेगा, उसको एक ब्रॉड आइडिया रहेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ठीक, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, वाई रूल्स आर मेड, ये रूल्स क्यों बनाया गया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि अकाउंट्स कोई भी कैसा भी कर रहा हो, कोई ट्रायंगल शेप का बना रहा होगा, कोई रेक्टेंगल शेप का अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा, कोई सर्कल शेप का मेंटेन कर रहा होगा, कोई डेबिट को आगे लिख रहा होगा, कोई डेबिट को पीछे लिख रहा होगा, कोई 4 लाइन बना रहा होगा, कोई 10 कॉलम बना रहा होगा। तो ऐसा क्यों है कि रूल्स बनाना पड़ा? रूल्स बनाने का मेन रीज़न क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन आता है, वाई रूल्स आर मेड। तो क्लियर होना चाहिए, रूल्स इसलिए बनाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी बना रहे। यूनिफॉर्मिटी किस सेंस पे, वो भी समझो। यूनिफॉर्मिटी किस सेंस पे, वो भी समझो। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जियो कंपनी, और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, अज्यूम कर लेते हैं एयरटेल कंपनी। ठीक है, एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी, दो कंपनी हैं। अगर जियो कंपनी अपना बैलेंस शीट ऐसे रेक्टेंगल शेप का बना रहा है, यहाँ पे उनके सारे लाइबिलिटीज़, यहाँ सारे एसेट्स दिखा रहा है, और जो ये एयरटेल कंपनी है, ये मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल शेप का अपना बना रहा है अकाउंट्स, इसमें ऊपर दिखा रहा है लाइबिलिटी, नीचे दिखा रहा है एसेट्स, जो भी प्रॉपर फॉर्मेट, जैसा भी फॉर्मेट है वो उसके अकॉर्डिंग, या वो फॉर्मेट भी फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने मर्जी से कहीं एसेट डाल रहा है, थोड़ा लाइबिलिटी इधर दिखा दे रहा है, थोड़ा लाइबिलिटी ऊपर दिखा दे रहा है। तो बताओ, क्या ये दोनों कभी कंपेरेबल हो सकता है? ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कभी कंपेरेबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों कंपेरेबल नहीं हो सकता? क्योंकि जियो कंपनी अपना कुछ अलग सिस्टमेटिक मैनर फॉलो कर रहा है, वेयर एयरटेल कंपनी कुछ और मेथड फॉलो कर रहा है। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए, रूल्स इसलिए बनाए गए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी बना रहे, कि कल को अगर ये पहला वाला जो कंपनी है जियो कंपनी, इसको अपना कंपेयर करना हो एयरटेल कंपनी के साथ, तो वो कंपेयर कर पाए, क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसा दिखेगा। तो इसलिए रूल को बनाया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु मेड दिस बेसिक रूल, ये बेसिक रूल को कौन बनाया गया? तो याद रखना है, ये फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग है, लूका पासियोली। इनने, ये फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे,
इन्हें क्या अकाउंट्स का इवोल्यूशन करवाया, अकाउंट्स को लेकर आए, बताए कैसे बुक कीपिंग किया जाता है, ये सब पॉइंट, ये उनके बारे में कुछ डिटेल है, बिल्कुल भी याद रखने का ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो लूका पासियोली, ये जो थे ये फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे जिन्हें लेकर आया अकाउंट्स। और हमारे इंडिया के अंदर जो के.एस. अय्यर सर थे, इनको जाना जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडियन कंटेक्स्ट। ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो के.एस. अय्यर सर थे, इन्हें फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स, कितने टाइप्स के ये अकाउंट्स होते हैं, है ना। तो रूल्स समझो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका फोकस इधर चाहिए। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके का होता है, एक होता है मॉडर्न रूल और एक होता है ट्रेडिशनल रूल। हम लोग जो जनरल एंट्री के अंदर बेसिक प्रैक्टिस फॉलो करेंगे वो होगा मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल रूल सिर्फ एक चैप्टर में पढ़ना है, वो चैप्टर में पढ़कर भूल जाना है। रियल लाइफ में अगर अप्लाई करना है तो हम लोग को मॉडर्न रूल ही अप्लाई करना है, ये बहुत फटाफट आंसर दे देता है, जनरल एंट्री पास ऑन हो जाता है। वेयर अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करो तो उसमें बहुत टाइम लगेगा कि वो नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या था, पर्सनल अकाउंट क्या है, उसमें उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे। तो इससे अच्छा ये वाला जो ट्रेडिशनल रूल है बस इसको एक चैप्टर में पढ़ो, ये वाला जो ट्रेडिशनल रूल है उसको एक चैप्टर में पढ़ो और ख़त्म कर दो। पढ़ना जो मेन है, जो हमेशा और हमेशा याद रखना है, वो मॉडर्न रूल याद रखना है। अब हम लोग इसके डिस्कशन पे आते हैं कि मॉडर्न रूल क्या है, कैसा क्या पॉइंट है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो सुनो, हम लोग जो बेसिक मॉडर्न रूल के अंदर हम लोग 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। कोई सा भी चीज़ ले लो, ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर ले लो, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ कर्जा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रॉफिट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन जल गया, ऑर्गेनाइजेशन नया कंप्यूटर खरीद के लाया है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से कुछ लोन लेके आया है, तो वो सब कुछ को हम लोग 5 हेड्स में क्लासीफाई करते हैं। ये 5 हेड क्या क्या है। सबसे पहला हेड का मतलब होता है, पहला हेड जो है वो है असेट, इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हेड का नाम है लाइबिलिटीज़। थर्ड हेड का नाम है इनकम। फोर्थ हेड का नाम है एक्सपेंसेस और लास्ट 5th हेड का नाम है कैपिटल। अब इसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, बिकॉज मेरा प्राइम फोकस रहता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मेरे स्टूडेंट को मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करवा रहा हूँ तो उससे हर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो पहले कभी किया हो नहीं किया हो, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो इसीलिए प्राइम फोकस रखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। रट्टाफिकेशन कहीं बीएसटी में काम आ जाए, इकोनॉमिक्स में काम आ जाए, अकाउंट्स में रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता। यहाँ पे प्राइम फोकस होना है लॉजिक की, अगर हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 हेड है। 5 हेड का जो डेफिनेशन है वो चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी अपलोडेड है लेक्चर। चैप्टर 2 का जो बेसिक टर्म्स थे अकाउंट्स के, वो सब डिस्कस कर लिए थे। अब मैं बता रहा हूँ असेट क्या होता है, सबका फोकस इधर। सबसे पहले मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको, ठीक, इधर सबका फोकस। सबसे पहला जो टर्म मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है असेट। असेट को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, याद रखने का तरीका, मज़े लेना बाकी है। असेट को हम लोग बोलते हैं मज़े लेना बाकी है, ऐसे याद रखो, असेट मज़े लेना बाकी है, इसको हम लोग बोलते हैं असेट। जैसे मैं इसका कुछ प्राइम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, असेट का याद रखने का तरीका मज़े लेना बाकी है। अब ये असेट में क्या क्या हो सकता है। असेट में जैसे बिज़नेस के अंदर क्या क्या असेट है। बिज़नेस के पास फर्नीचर है, वो उसका असेट मतलब काइंड ऑफ उसका प्रॉपर्टी, जो उसको फ्यूचर में मज़े देगा, बेनिफिट देगा। कैश है बिज़नेस में, मज़े लेना बाकी, कैश को हम लोग मार्केट में ले जाएंगे, सामान खरीदेंगे, मज़े मिलेगा, है ना। तीसरा क्या हो गया, मशीन हो गया बिज़नेस के अंदर, ये भी असेट है। फिर कुछ टेबल्स, चेयर्स, ये सब हो गए, ये सब फर्नीचर के अंदर आ गए। और क्या हो सकता है, टीवी हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कूलर हो गया, एसी हो गया। तो इतना याद रखो, मेरा खुद का प्रॉपर्टी जो मेरे को फ्यूचर में मज़े देगा, जैसे मैं बिल्डिंग में रह रहा हूँ, बिल्डिंग एक तो बिल्डिंग में रह रहा हूँ, अभी मज़े मिल रहा है, कल को मान लो बिल्डिंग को मैं बेच दिया तो भी मेरे को बदले में कैश मिल जाएगा। तो इतना याद रखो, असेट का मतलब होता है मज़े लेना बाकी है।
जैसे फर्नीचर, कैश, मशीन, टीवी, कूलर, एसी, बिल्डिंग, ये सब कुछ एग्जाम्पल होगा। और जितना तुम लोग सोच सकते हो वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो। बस वो मेरे प्रॉपर्टी होना चाहिए जो मेरे को मज़े दे रहा है, या अगर अभी वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्यूचर में उसको बेच दूंगा तो भी मेरे को मज़े मिलेंगे। तो ये होता है असेट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब हम लोग अगले पे आते हैं, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है लाइबिलिटी। सेकेंड टर्म है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का समझो। लाइबिलिटी को याद रखने का तरीका, आया है वापस जाने के लिए, आया है वापस जाने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइबिलिटी को हम लोग बोलते हैं आया है वापस जाने के लिए। अब ये कैसा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। लाइबिलिटी को अगर मैं और थोड़ी इजी वर्ड में बोलूँ, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। असेट का मतलब क्या है? मेरा प्रॉपर्टी मेरे को बेनिफिट देगा फ्यूचर में, या अभी दे रहा है या फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो उसको बोलते हैं असेट। लाइबिलिटी इसका टोटल अपोजिट होता है। लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से दिमाग में ऐसा प्रेशर है कि कब मैं उसको पेमेंट करूँगा, कब मैं इनका पैसा वापस लौटाऊँगा, तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा। ठीक है, तो कर्जे को बोलते हैं लाइबिलिटी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? इसका एक एग्जाम्पल हो गया, बैंक से लोन लिए हैं, ये भी तो लाइबिलिटी है। बैंक से अगर लोन लिए हैं तो मान लो कोई पर्सन है जिससे मैं सामान तो ले लिया हूँ लेकिन अभी तक उसको मैं पेमेंट नहीं किया हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे मैं सामान तो ले लिया हूँ लेकिन अभी तक मैं उसको पेमेंट नहीं किया हूँ, तो वो भी काइंड ऑफ मेरा क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। सर में ऐसा बोझ है, आया है वापस जाने के लिए उनसे, इसका मतलब क्या? आया है वापस जाने के लिए, अभी उनसे मैं सामान ले लिया हूँ, या मान लो बैंक से मैं लोन ले लिया हूँ, तो बैंक वाले पैसा तो दे दिए मेरे को, लेकिन क्या वो पैसा मेरा है? बिल्कुल नहीं। उसको मेरे को कभी ना कभी बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो बैंक लोन मतलब लाइबिलिटी मतलब आया है वापस जाने के लिए। बैंक से पैसा तो आया है मेरे पास, लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को कभी ना कभी वो पैसा वापस करना पड़ेगा, जो भी टाइम डिसाइडेड होगा वो। चैप्टर 2 में इसका हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखे थे कि करंट लाइबिलिटी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है, तो वो सब चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे। यहाँ तक क्लियर? तो लाइबिलिटी मतलब कर्जा, जैसे बैंक से लोन लिए हैं वो हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। आगे पढ़ोगे एक बिल्स पेबल, तो ये सब जो है ये एक तरीके का लाइबिलिटी है। आया है मतलब इनसे पैसा तो आया है, लेकिन मेरे को कभी ना कभी इनको पैसा वापस करना पड़ेगा, आया है वापस जाने के लिए। तीसरे टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म आता है अपना एक्सपेंस। थर्ड जो टर्म है वो आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को याद रखने का तरीका क्या है? मज़े ले लिए, एक्सपेंस को याद रखने का तरीका है मज़े ले लिए। अब देखो ये कौन से मज़े की बात हो रही है, मैं वो भी बताता हूँ। मान लो जैसे ये मेरा कोई क्लॉथ का बिजनेस है, उसके अंदर 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये 4 वर्कर्स है जो बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं। इन लोग महीने के 1 तारीख से काम करना चालू करते हैं, और महीने का जो एंड होता है, जो भी 31 का, 30 का जो भी एंड होता है, वहाँ पे मैं इनको पेमेंट करता हूँ। जो भी महीने का एंड होता है वहाँ पे मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ। तो इसमें हुआ क्या? मैं पूरे महीने भर मज़े लिया, मतलब उनसे काम करवाया। जो भी 4 वर्कर थे ए बी सी डी, उनसे मैं पूरे महीने भर काम करवाया, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, और जैसा एंड आया मैं उनको पे कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मज़े ले लिए। एक्सपेंस खर्चा है, खर्चा। उनसे पूरे महीने भर में काम करवाया और एंड में उनको पेमेंट कर दिया। तो एक्सपेंस का मतलब होता है जो हम लोग मज़े ले लिए, उनसे काम करवाए। जैसे इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल क्या हो गया? रेंट भी तो वही होता है, मैं पूरे महीने भर घर में रहा और फिर मैं लास्ट में उनको पेमेंट कर दिया, तो ये भी मेरा एक तरीके का खर्चा। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी एक तरीके का यही इसके अंदर आ गया, एक्सपेंस के अंदर आ गया। और क्या हो सकता है? वाटर बिल है ना। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? वाटर बिल के बाद सैलरी पे कर रहा हूँ, मेरे वर्कर्स में उनको सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो भी तो कहीं ना कहीं खर्चा ही है। तो ये सब जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब मज़े ले लिए। एक्सपेंस को अगर और मैं बोलूँ तो खर्चा। लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्जा, और एक्सपेंस मतलब क्या? खर्चा।
मज़े ले लिए, पूरे महीने भर उनसे काम करवाए और लास्ट में उनको पेमेंट दे दी। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं फोर्थ टर्म पे, सेकेंड लास्ट टर्म, इनकम। इनकम इनकम बोले तो क्या, इनकम मतलब कमाई, कमाई। इनकम मतलब कमाई, हम लोग जो अर्न किए हैं उसको बोलते हैं इनकम। तो इनकम को याद कैसे रखना है, आया है हमारा हो जाने के लिए, हमारा हो जाने के लिए, आया है हमारा हो जाने के लिए, उसको बोलते हैं इनकम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, कौन आया है किसका हो जाने के लिए, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल, ये कोई दुकान है कपड़े का, लेट्स से अपने सैलमन भाई का बीइंग ह्यूमन कंपनी है, बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन वाले क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो कपड़ा है वो सबको सेल कर रहे हैं, और कपड़ा को फ्री में तो सेल नहीं कर रहे हैं, बदले में उनको पैसा मिल रहा है। तो ये जो पैसा है जो उन्हें बदले में मिल रहा है वो बीइंग ह्यूमन के लिए क्या माना जाएगा, इनकम। बीइंग ह्यूमन के लिए वो इनकम है, क्योंकि इन लोग जो पैसा कमा रहे हैं, क्या इनको ये पैसा वापस करना पड़ेगा कभी, बिल्कुल नहीं। वेर एज लाइबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या था, आया है वापस जाने के लिए, हम लोग बैंक से लोन लिए या किसी क्रेडिटर से पैसा लिए, कभी ना कभी उसे वापस देना था। लेकिन इनकम मतलब ये मेरा कमाई है, आया है हमारा हो जाने के लिए, आया है हमारा हो जाने के लिए। ये जो पैसा अर्न करेंगे बीइंग ह्यूमन वाले, उन लोग वो पैसा अपने पास रखेंगे, कभी इनको वापस नहीं करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, वो सिनेरियो अलग है कि सामान डिफेक्टिव निकल गया, आके एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल सिनेरियो पकड़ो तो इनकम कभी हम लोग से नहीं लिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको बदले में सैलरी मिल रहा है, तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो इनकम। तो क्या उसका इनकम को भी वापस लेंगे, बिल्कुल नहीं। और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस, खर्चा, क्योंकि वो टीचर को सैलरी पे कर रहा है। तो स्कूल अपने में जो एंट्री करेगा वो एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, और जब टीचर अपने बुक्स में मेंटेन करेगा, अगर वो करता होगा बुक्स मेंटेन, तो उसमें वो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। हम लोग किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं करते, हम लोग तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से एंट्री करते हैं, मतलब स्कूल की तरफ से एंट्री करते हैं। और ये हम लोग कहाँ पढ़े थे, जो चैप्टर 3 था उसका जो पहला प्रिंसिपल था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, उसके अंदर हम लोग पढ़े थे ये पॉइंट कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। उसका सेकंड पॉइंट में ये डिस्कस हुआ था। तो ये अब इनकम हो गया। इनकम में भी मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, इनकम के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वो भी सुन लो। जैसे पहला एग्जांपल सेल्स, सामान बेचते हैं उसको सेल्स बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला, कहीं पे मैं इंश्योरेंस करवा के रखा था, उस चीज़ का मेरे को इंश्योरेंस मिला। तीसरा एग्जांपल, मेरे को कमीशन रिसीव हुआ। फोर्थ एग्जांपल, मेरे को सैलरी रिसीव हुआ। तो जब पे करेंगे तब तो खर्चा है, लेकिन जब रिसीव हो रहा है तब वो मेरा कमाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया इनकम। साथ साथ में नोट भी करते रहना, बिकॉज मैं इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ कि तुम लोग नोट भी करते रहो। अकाउंट्स कोई फ़नी लैंग्वेज नहीं है कि बस ऐसा देख लिए यूट्यूब का वीडियो जैसे और फिर वो समझ आ गया, बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग को नोट करके एक एक चीज़ समझ के करना है। जहाँ डाउट लगे वापस रिवाइंड करो, उस पॉइंट से फिर देखो दोबारा। ठीक, अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। दैट इज़ 5th नंबर का, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए, बिजनेस को कमांस करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे मान लो ये सैलमन भाई है, सैलमन भाई क्या कर रहे हैं, अपने बीइंग ह्यूमन, कपड़े का जो क्लॉथिंग बिजनेस है, बीइंग ह्यूमन में पैसा लगा रहे हैं। अज्यूम कर लो 10 लाख रुपए लगाए, तो ये जो 10 लाख रुपए है, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। लिखना है तो लिख लो, कैपिटल इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है,
और आगे डिस्कस करेंगे। कैपिटल जरूरी नहीं हो पैसे ही लगाया हो, कई बार असेट भी लगाते हैं तो उसको भी कैपिटल बोलते हैं। तो जो पहली बार कैपिटल लगाए उसको, मतलब जो पहली बार पैसा लगाए उसको कैपिटल बोलेंगे। फिर मान लो 1 साल बाद और पैसा लगा रहा है तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। 2 साल बाद और पैसा लगा रहा है तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। बस इतना याद रखो, पहली बार वाले को सिर्फ कैपिटल बोलते हैं, उसके बाद जितने बार भी लगा रहा है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, वो सबको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है। और अगर बिजनेस में जो पैसा लगाए थे उसको निकाल के ले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अभी इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ड्राइंग कब कब बोला जाएगा। बस अभी के लिए इतना याद रखो, जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे कैपिटल, जब बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट। आई होप इतना क्लैरिटी है सबको। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अब जो अगला पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है रूल्स। हम लोग जो मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 5 हेड्स में बांटे थे। 5 हेड्स क्या क्या है? असेट, फिर दूसरा लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, और लास्ट जो है कैपिटल। तो उसको जो हम लोग बांटे थे, अब हम लोग उसका रूल पढ़ना पड़ेगा। तो बनाओ जैसा कॉलम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखो हेड्स। सेकेंड कॉलम, अगर वो इंक्रीज़ होगा तब क्या करेंगे, और अगर वो डिक्रीज़ होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, हेड्स, इंक्रीज़ होगा तब क्या करेंगे, डिक्रीज़ होगा तब क्या करेंगे। तो देखो, मैं ना इजी करने के लिए 2 हेड्स को पकड़ रहा हूँ जो सेम वाले नेचर के हैं। जो असेट होता है और जो एक्सपेंस होता है, ये दोनों सेम नेचर के होते हैं। मतलब अगर ये बढ़ रहे होंगे तो ये एक चीज़ हो रहे होंगे, डेबिट हो रहे होंगे, मतलब कम हो रहे होंगे तो एक चीज़ हो रहे होंगे। तो ये दोनों भाई भाई है, जैसे मान लो असेट और एक्सपेंस। और ये जो लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल है, ये तीनों भाई बहन हैं। तो ऐसे याद रखो, असेट और एक्सपेंस एक ही रूल है इनका, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल एक ही रूल है इनका। तो जब हम लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे उसमें भी मैं ये फैमिली वाइज रख दूंगा, जो जैसा बिलोंग करता है वो उतने में आएगा, तो उससे क्लियर होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है असेट, और असेट से मिलता जुलता कौन था? एक्सपेंस। ठीक है, तो ये दोनों को मैं एक हेड पे रख दे रहा हूँ। अब उसके बाद देखते हैं, इसके अलावा जो बाकी 3 थे उन लोग का अलग नेचर है। कौन कौन थे वो? एक था लाइबिलिटी, कर्जा, दूसरा था इनकम, कमाई, आया है हमारा हो जाने के लिए, और तीसरा था कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, अब देखो इनका रूल, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए इनका रूल समझने में, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, क्योंकि जो डेबिट हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है, वो क्लियर रहना है, तभी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो रूल है इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ये रूल है, इसको ऐसे ही करना है, तो वो याद रखना पड़ेगा उस पॉइंट को। तो देखो, इतने बार रिवाइज करोगे तो आराम से बन जाएगा। सबसे पहले असेट और एक्सपेंस क्या होते हैं? एक ही नेचर के होते हैं। तो असेट जब बढ़ेगा तो हम लोग इसको डेबिट करेंगे, और एसेट जब कम होगा बिजनेस में, जैसे मान लो जब मैं मशीन खरीद के ला रहा हूँ तो उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और जब मेरे यहाँ से मशीन में बेच दिया उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि मेरे पास से एसेट चला गया। और एक्सपेंस भी उसी के नेचर का है, इसी के फैमिली का है, भाई बहन, तो ये भी सेम लॉजिक। ठीक है, यहाँ तक पहले समझो अच्छे से। असेट मतलब मेरा प्रॉपर्टी, तो जब मैं असेट बिजनेस में आएगा, बढ़ेगा, तब हम लोग उसको डेबिट करेंगे, और जब असेट कम हो जाएगा, मान लो उसको मैं बेच दिया, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस भी सेम उसी का भाई है एसेट का, तो ऐसे एक्सपेंस जब बढ़ेगा, खर्चा जब बढ़ेगा डेबिट करेंगे, खर्चा जब कम हो जाएगा क्रेडिट कर देंगे। अब इस पे आते हैं, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, तो लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये अलग फैमिली वाले हैं। तो ये जब बढ़ेंगे, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और जब कम होंगे, डेबिट डेबिट डेबिट। ठीक है, ये क्लियर रखो। तो एसेट जब बढ़ेगा डेबिट, जब कम होगा क्रेडिट। इसी से मिलता जुलता कौन है? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या? डेबिट। कम होगा तो क्या? क्रेडिट। बाकी 3 लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब बढ़ेंगे, मान लो बैंक से लोन ले रहा हूँ, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, क्रेडिट करेंगे। पे कर दिया है पैसा, बैंक से जितना पैसा लिया था उनको वापस दे दिया, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गया। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी होना चाहिए इसमें रूल्स के अंदर।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, इसको एक बार पॉज कर लो, नोट करो अच्छे से और एकदम याद करो। मैं ऐसे अगर फ्रीक्वेंट पूछ रहा हूँ, एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करेंगे, तुम लोग को पता होना, डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी कम हो गया, क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल बढ़ गया, क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम बढ़ गया, क्या करेंगे, क्रेडिट। असेट कम हो गया, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये एकदम फ्रीक्वेंट आना चाहिए, तो इतने बार रिवाइज करो। बस इतना याद रखो, जो ये असेट है और जो एक्सपेंस है दोनों सेम नेचर वाले, और बाकी इनके अलावा जो ये तीन है, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीन सेम नेचर वाले हैं। तो इन लोग अपना सेम जैसे चलते हैं, और ये बाकी का जो ऊपर वाला पॉइंट है ये अपना डेबिट और क्रेडिट, मतलब असेट और एक्सपेंस, ये दोनों सेम नेचर वाले हैं। तो इसको जब तक याद नहीं हो, नेक्स्ट अभी आगे बिल्कुल मत बढ़ना, इसको बिल्कुल याद कर लो ऐसे बिना देखे कि लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी कम होगा, डेबिट। असेट कम होगा, क्या करेंगे, क्रेडिट। असेट बढ़ेगा, क्या करेंगे, डेबिट। एक्सपेंस कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल कम होगा, क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल बढ़ेगा, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ऐसा पूरा मुँह जुबानी याद होना चाहिए, एकदम फ्रीक्वेंट। असेट बढ़ेगा, क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो इसको स्टॉप करो, जब तक ये याद ना हो बिल्कुल आगे मूव ऑन मत होना। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब मैं कुछ नाम बताऊंगा, तुम लोग बताना कि वो जो पांचों हेड्स थे अपने, 5 हेड क्या कहते हैं, असेट, लाइबिलिटी, इनकम। अच्छा, उसको मैं वही हेड में रख देता हूँ, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये थे 5 हेड्स। तो अब तुम ये बताना कि ये जो 5 हेड्स है उसमें से कौन कौन सा है। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा। सबसे पहला बताओ, बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग ये पांचों में से कौन सा है, असेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है, बताओ। 5 सेकेंड। करेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, असेट। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए, याद नहीं हो रहा है तो रिवाइज करो वापस फिर से टॉपिक जाकर। अब आओ सेकेंड पे। सेकेंड है बैंक लोन। बैंक लोन, बताओ बैंक लोन क्या होगा पांचों में से। ठीक, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। थर्ड थर्ड आता है सैलरी। सैलरी किस में आएगा पांचों हेड में से, करेक्ट, एक्सपेंस। एक्सपेंस में आएगा। फोर्थ, रेंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो ये रेंट पेड ही माना जाता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा तो मिल रहा है ये नहीं मानेंगे, हम लोग पे कर रहे हैं ये मानेंगे। तो रेंट पेड क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों है, बिकॉज ये हम लोग पे कर रहे हैं, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने लिए खर्चा होगा। अगला फिफ्थ पॉइंट, मशीन। मशीनरी। मशीनरी क्या है पांचों हेड में से, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। असेट। असेट, मज़े लेना बाकी है। सिक्स्थ, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है पांचों में से, असेट। इसको नोट करते चलना ना, ये असेट है। तो ये क्लियर हुआ। और मैं कुछ बताता हूँ। और क्या हो गया, मान लो सेवेंथ पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मेरे को मिल रहा है, क्या होगा ये, इनकम। आया है हमारा हो जाने के लिए। अब मान लो एट्थ पॉइंट, कमीशन पेड। ये क्या हो जाएगा, कमीशन पेड, एक्सपेंस, खर्चा, मज़े ले लिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्लियर रहना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो असेट है या वो लाइबिलिटी है। और इससे पहले हम लोग ये रूल भी देख लिए कि कब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कब कम होंगे तो क्या करेंगे। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि जो जर्नल एंट्री है उसका फॉर्मेट क्या रहता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जर्नल। इसका फॉर्मेट देखो, एग्ज़ाम में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही करना है।
सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा डेट का, ठीक है, डेट वाला कॉलम। सेकंड जो कॉलम, इसको थोड़ा बड़ा रखना है, ये आएगा पर्टिकुलर, बिकॉज बाद में जगह की कमी हो जाती है, तो इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद वाला एक कॉलम आएगा, छोटा सा कॉलम, बहुत ही छोटू सा कॉलम, वो होगा LF, खाली रहेगा, बस आगे का जब कैश बुक पढ़ेंगे उसमें फिल होगा ये। और लास्ट जो है वो है डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो कितने कॉलम्स इसमें दिख रहे हैं। सबसे पहला वाला कॉलम क्या के लिए, डेट के लिए। इसके बाद वाला कॉलम क्या के लिए, पर्टिकुलर्स, देन LF, फिर डेबिट और फिर क्या, क्रेडिट। तो 1 2 3 4 5 कॉलम का होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये क्लियर हो गया सबको? 5 कॉलम का होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ लिख लेते हैं, मतलब हम वो सब इसके अंदर का लिख लेते हैं। डेट, सबसे पहले आएगा डेट, देन आएगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आएगा अगला LF। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। तो इसको हम लोग कुछ फिल नहीं करेंगे, वो खाली ही रहेगा, बस L/F लिखना है। फिर इधर आएगा डेबिट अमाउंट, इधर आएगा क्रेडिट एंड देन अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट, फिर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट एक बार देख लो अच्छे से। डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, ये इसका बनता है फॉर्मेट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ डेबिट होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो मैं 1 जनवरी का एंट्री कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2024, तो मैं अगर मशीन ख़रीद रहा हूँगा तो अभी मैं उसको लॉजिक सब बताऊँगा। हम लोग ऐसा एंट्री पोस्ट करते हैं, मशीनरी अकाउंट पूरा लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ का तो कुछ नहीं रहेगा, खाली रहता है। मान लो 20,000 का ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ ऊपर डेबिट में आएगा और फिर इसके जस्ट सामने इधर आएगा। तो ये हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, जो सबसे पहला ये मशीनरी अकाउंट लिखा है, इसको हम लोग जो भी आइटम डेबिट हो रहा होगा, हम लोग रूल पढ़े ना, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, वो है असेट और एक्सपेंस, फिर बाकी 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो जो भी चीज़ को डेबिट करोगे उसको ऊपर तरफ लिखोगे, और डेबिट को हम लोग DR से डिनोट करते हैं, वो कैपिटल लेटर का D और स्मॉल लेटर का R, उससे डिनोट करते हैं। और नीचे यहाँ जो हम लोग लिखते हैं, इसके नीचे यहाँ जो टू कैश करके लिखा हुआ है, टू कैश करके जो लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट को हम लोग CR नहीं लिखते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब डेबिट को DR से दिखा रहे हैं तो क्रेडिट को भी तो यहाँ CR कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिस में ही नहीं है, ऐसा किया ही नहीं जाता। तो क्रेडिट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप रखोगे पहले, एकदम बिल्कुल इससे स्टार्ट नहीं करना है। अगर मैं चाहता तो मैं मशीन के जस्ट नीचे यहाँ से 2 लिख के चालू कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है कि हम लोग इतना सा गैप छोड़ेंगे, थोड़ा गैप छोड़ेंगे। और ये जो 2 है, 2 लिखने का मतलब ये इक्वल है क्रेडिट लिखने के। तो प्रैक्टिस में क्या है कि हम लोग जो भी अकाउंट को डेबिट करना है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो अकाउंट को क्रेडिट करना है पहले तो थोड़ा सा जगह देते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट के नीचे मैं यहाँ इतना ज़्यादा जगह दिया हूँ, और 2 लिख देते हैं। तो 2 लिखे हैं मतलब वो इनडायरेक्टली किसको डिनोट कर रहा है, क्रेडिट को डिनोट कर रहा है। तो एक डेबिट हुआ, दूसरा क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आई होप सो ये क्लियर होगा। अब हम लोग इसके आगे आते हैं। देखो, अब मैं एक एक रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर लेक्चर में एक एक रूल रहेगा, 5 रूल्स है टोटल। तो सबसे पहला रूल जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो है असेट का रूल। असेट का रूल, असेट में हम लोग क्या पढ़े, असेट मतलब मज़े लेना बाकी है, जो फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देगा, ये मेरे बिजनेस में यूज़ होगा, इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट लूँगा, डिराइव करूँगा। तो अब असेट का रूल हम लोग क्या पढ़े थे, असेट जब जब बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। असेट जब जब कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो तुम लोग को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा
पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम लोग बिज़नेस के एंगल से सोचेंगे, बिज़नेस में वो आ रहा है या बिज़नेस में वो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। असेट का क्या क्या मैं एग्जांपल बताया था। कैश भी असेट है क्योंकि बेनिफिट दे रहा है या फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फिर दूसरा क्या हो गया, मशीनरी, ये भी असेट। फिर कंप्यूटर, ये असेट। टीवी, कूलर, ये सब असेट। एसी, अगेन ये असेट है ना। कुछ फर्नीचर लिया, वो भी असेट। तो ये क्लियर होना चाहिए। असेट मतलब ऐसा सब कुछ, तुम लोग आसपास में भी देखोगे तो बहुत सारे असेट्स हैं। बिल्डिंग वगैरह अगर वो तुम्हारे हैं तो वो तुम लोग के लिए असेट है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ असेट का रूल। ठीक है। अब इसका मैं पोस्टिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से समझने वाली बात इसमें क्या थी, असेट जब जब बढ़ता है हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट, और असेट जब जब कम हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये लॉजिक बैठा के चलना है। असेट जब जब बढ़ेगा डेबिट, असेट जब जब कम होगा क्रेडिट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एंट्री करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। ओके, तो अब इस पे आओ, इसका एंट्री करते हैं। अभी मैं तुम लोग को फॉर्मेट बता दिया, तो मैं अभी हर क्वेश्चन को फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ। अभी तुम लोग भी बिना ही फॉर्मेट का करो, लेकिन एग्जाम में फॉर्मेट के साथ बनाना है। वो नरेशन वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझो, सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग परचेस्ड ₹2 लाख। हम कॉमर्स स्टूडेंट ही होते हैं जो हमारे जेब में 10 रुपये भी नहीं रहता है, लेकिन हम लोग एंट्री पास करते हैं 2 लाख 5 लाख। ये हमारी खूबी है। तो बिल्डिंग परचेज 2 लाख फॉर कैश, मतलब कैश में परचेज करें। 2 लाख का बिल्डिंग कैश में परचेज किए। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जर्नल एंट्री करने में, वो समझना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेन देन में। ठीक है। लेन देन का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं कि लेन देन का मतलब क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए एक पेन, तो मैं गया प्रियंका स्टेशनरी के पास। मैं कहाँ गया, प्रियंका स्टेशनरी के पास गया, और वहाँ पता किया तो मेरे को पेन वहाँ पे 10 रुपये का दिख रहा है। तो जब ये जो हो रहा है इसको बोलेंगे लेन देन। ये है ट्रांजैक्शन। मैं गया, मैं वहाँ से क्या लिया, पेन, और बदले में मैं उनको क्या दिया हूँगा, कैश, या फ़ोन पे कर दिया हूँगा ऑनलाइन अगर मेरे को पे करना है तो। अभी के लिए लेट से मैं कैश पे कर दिया। तो हमेशा याद रखना है, एक ट्रांजैक्शन के अंदर मेन रूल है जर्नल एंट्री पास करने का, एक ट्रांजैक्शन के अंदर 2 हेड्स इन्वॉल्व होता है। ये चैप्टर 3 के अंदर हम लोग को प्रिंसिपल भी पढ़े थे, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है एक ट्रांजैक्शन के कितने हेड्स होने चाहिए, मिनिमम 2 हेड्स तो होने ही चाहिए। वो हम लोग फिर करेंगे, जो अलग अलग एंट्री होता है जिसमें 3-3 हेड्स आएगा, वो अलग पॉइंट है। अभी के लिए इतना समझो, एक ट्रांजैक्शन के कितने हेड्स होने चाहिए, 2 हेड्स। मैं एग्जाम्पल में डिस्कस किया वो 2 हेड्स क्या क्या होंगे। जैसे अगर मैं प्रियंका स्टेशनरी में जा रहा हूँ पेन ख़रीदने, तो मैं वहाँ से लिया पेन और बदले में मैं क्या दे दिया, कैश। तो ये पहला हेड, ये दूसरा हेड। तो कभी भी जनरल एंट्री करने का जो बेसिक नियम है, बेसिक रूल है, वो ये है कि अगर हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं तो अपना जो प्राइम फोकस होना है वो होना है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में। ट्रांजैक्शन गलत आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन बहुत सही से आइडेंटिफाई होना चाहिए। और एक ट्रांजैक्शन के कितने हेड होंगे, उसे मिनिमम 2 ही हेड रहेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 ही हेड होगा। ठीक है। कोई सा एक डेबिट हो रहा होगा, कोई सा एक क्रेडिट हो रहा होगा, और दोनों ही क्या हो रहे होंगे, इक्वल। यही था चैप्टर 3 का ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कि एक ट्रांजैक्शन के 2 हेड, एक डेबिट होगा और उसमें से एक कोई क्रेडिट होगा, और दोनों होंगे इक्वल। ठीक, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब मैं इसका एंट्री बता रहा था। तो हम लोग जो पहला ट्रांजैक्शन पढ़े, कहाँ गया पहला ट्रांजैक्शन, ये देखो इधर, बिल्डिंग परचेस्ड 2 लाख रुपए फॉर कैश। तो सबसे पहले इसमें ये आइडेंटिफाई करो कि 2 हेड्स कौन सा दिख रहा है तुम लोग को। 2 जो हेड्स होना था एक ट्रांजैक्शन के अंदर, तो ये जो लेन देन हो रहा है इसमें कौन से 2 हेड्स दिख रहे हैं। मैं बिल्डिंग परचेज किया हूँ और बदले में कैश दे दिया, तो कौन सा 2 हेड दिख रहा है, एक दिख रहा है ये बिल्डिंग, और दूसरा कौन सा हेड दिख रहा है, कैश। ठीक है। अब तो जो बिल्डिंग 5 हेड में से क्या है, असेट। बिल्डिंग क्या है 5 हेड में से, असेट, और कैश 5 हेड में से क्या है, असेट। यहाँ तक क्लियर हुआ, दोनों ही एसेट है। अगला पॉइंट, बिल्डिंग मैं खरीद रहा हूँ। बिजनेस, मान लो मेरा बिजनेस है, बिजनेस क्या कर रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है। बिल्डिंग खरीदेगा तो असेट क्या हो जाएगा, उसके पास बढ़ जाएगा, बिल्डिंग बढ़ जाएगा। बिल्डिंग बढ़े, असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट।
और वहीं दूसरा बदले में वो क्या दे रहा है, कैश। कैश एसेट है और मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ तो बदले में मेरे पास से कैश चला जा रहा है, कैश कम हो जा रहा है, तो एसेट कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या हुआ, किसको डेबिट कर दिए, बिल्डिंग को, और क्रेडिट किसको करे, कैश को। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिख दोगे 2 लाख। अभी तो मैं फॉर्मेट नहीं बनाया, लेकिन तो प्रॉपर वो फॉर्मेट के अंदर करना रहेगा। आया सबको समझ में? लॉजिक क्या है बिल्डिंग को डेबिट करने का? बिल्डिंग को डेबिट करने का लॉजिक है, असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है बिल्डिंग, और बिजनेसमैन के पास से चला क्या जा रहा है, कैश। बिजनेस से क्या चला जा रहा है, कैश। कैश असेट है, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। ठीक है, लॉजिक याद करो, 110% बनेगा, हर जनरल एंट्री बनेगा। लॉजिक याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अगले पे आते हैं। आज असेट की प्रैक्टिस करना और 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लिखा है मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश रुपीज़ 9,000। 9,000 का हम लोग मशीनरी परचेज़ किए हैं। तो सबसे पहला काम जनरल एंट्री करने का, सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन पता करो। ट्रांजैक्शन पता करो, ट्रांजैक्शन के अंदर कितने हेड्स होने चाहिए, 2 हेड्स। तो इसमें कौन से 2 हेड्स दिख रहे हैं, मैं मशीनरी परचेज़ कर रहा हूँ कैश में, तो कौन सा 2 हेड दिखा, एक दिखा ये मशीनरी अकाउंट और दूसरा दिखा ये कैश अकाउंट। अब आइडेंटिफाई करो मशीनरी पाँचों में से कौन सा हेड है, असेट, और कैश पाँचों में से कौन सा हेड है, असेट। दोनों ही मज़े लेना बाकी है। मशीनरी खरीद रहा हूँ तो असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट, और मेरे पास से कैश चला जा रहा है तो कम होता है तो क्या करेंगे, कम होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका जनरल एंट्री क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट तो लिख लोगे, अमाउंट मेरा प्राइम फोकस है भी नहीं, मेरे को जनरल एंट्री सुधारना है। तो इसका लॉजिक क्या है, असेट बढ़ रहा है, और इसका लॉजिक क्या है, असेट कम हो रहा है। ये जो लॉजिक है ये तुम लोग को एग्जाम में लिख के नहीं आना है, एग्जाम में तो नॉर्मल जनरल एंट्री पास करना है। ये हम लोग डिस्कस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और पेमेंट जो होगा, ध्यान से सुनना, जो भी पेमेंट होगा वो हम लोग 2 ही तरीके से कलेक्ट करते हैं। पेमेंट बोल दो या रिसिप्ट बोल दो, वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो कैश के थ्रू होगा या तो बैंक के थ्रू होगा। कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए बैंक के जगह चेक दे देगा, लिखा रहेगा बिल्डिंग परचेज़ किए हैं, बिल्डिंग हम लोग परचेज़ किए हैं और बदले में चेक से पेमेंट कर दिए, पेमेंट मेड थ्रू चेक। तो ये नहीं होगा एक बिल्डिंग अकाउंट एक चेक अकाउंट, ऐसा नहीं। चेक आया मतलब अल्टीमेटली वो किसके थ्रू पे हो रहा है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू, तो बैंक लिखोगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा घुमाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है कि वो चेक दे देगा, या चेक के जगह और क्या हो सकता है, लिखा रहेगा पेमेंट मेड थ्रू गूगल पे, गूगल पे से हम लोग पे कर दिया, ऐसा रहेगा, या पेमेंट मेड थ्रू फ़ोन पे। तो ये सब क्लिक करना है, इसका कोई अकाउंट नहीं बनाते बिजनेसमैन कि गूगल पे अकाउंट, फिर एक अकाउंट होगा फ़ोन पे अकाउंट, फिर एक भीम पे अकाउंट, एक पेटीएम अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो गूगल पे, फ़ोन पे, चेक ऐसा कुछ भी दिखा रहा है तो वो किसको हिट कर रहा है, बैंक अकाउंट को। और नॉर्मल कैश का तो यही रहेगा, क्वेश्चन साइलेंट भी रहेगा, क्वेश्चन बस ये बोल दिया बिल्डिंग परचेज़ किए 30,000 का, ये नहीं बताया कि किसके थ्रू पेमेंट हुआ है, तो हम लोग को कैश ही माना जाता है, तो हम लोग कैश के थ्रू एंट्री करेंगे। और 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड, इस बार क्या परचेज़ करेंगे, फर्नीचर परचेज़ करेंगे। परचेज़ फर्नीचर ₹1 लाख। फर्नीचर के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो सोफ़ा, चेयर, टेबल, वो सब कुछ अकाउंट से फर्नीचर के अंदर लिख देते हैं, ऐसा अलग से नहीं लिखते टेबल अकाउंट डेबिट फिर चेयर अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं करते, वो सब कुछ अल्टीमेट फर्नीचर के अंदर आ जाता है। तो एक बिज़नेस के अंदर जितना कुछ फर्नीचर एंड फिटिंग से रिलेटेड आइटम है वो 1 लाख का परचेज़ किए हैं। और लिखा है पेमेंट मेड थ्रू चेक। पेमेंट हम लोग किसके थ्रू किए हैं, चेक के थ्रू। तो सबसे पहले बताओ 2 हेड कौन सा दिख रहा है जो ट्रांजैक्शन हुआ है, पहला हेड क्या है, फर्नीचर, और दूसरा हेड क्या दिख रहा है, चेक। चेक आया मतलब कौन सा अकाउंट लगाएंगे हम लोग, बैंक अकाउंट, चेक कोई सा अकाउंट नहीं होता। अब अगला आइडेंटिफाई करेंगे फर्नीचर, फर्नीचर पाँचों में से कौन सा हेड है, असेट, और फर्नीचर हम लोग खरीद रहे हैं तो असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। दूसरा बैंक, बैंक पाँचों में से कौन सा हेड है, असेट, और हम लोग पे कर दे रहे हैं तो मेरे पास से बैंक का बैलेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस सिनेरियो में इसका जनरल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक
अकाउंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा वही 1,00,000 रुपये, यहाँ पे भी 1,00,000 रुपये। लॉजिक क्या है फर्नीचर को डेबिट करने का? फर्नीचर को डेबिट करने का लॉजिक है असेट बढ़ रहा है, और बैंक को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? असेट कम हो रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट है। तो आज का हम लोग जो पहला लेक्चर है अकाउंटेंसी का, बिल्कुल बेसिक, और मैं ऐसा सोच के चला हूँ कि बिल्कुल नहीं आता है अकाउंट्स का, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं बहुत स्क्रैच से करवाया हूँ। किसी को जो पॉइंट में भी डाउट हो उसको वापस रिवाइंड करना। आई होप कि सब कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से चल रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है। वो 5 हेड्स जो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंस, ये सब जो हम लोग क्लासीफाई करे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री के अंदर रूल्स याद होने चाहिए, कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और मेरा टारगेट रहेगा, मैं क्लास में चेक करूँगा, तो कल सॉल्व करके आना है ये क्वेश्चन। जिन लोग बिल्कुल जर्नल एंट्री क्लास में नहीं अटेंड किए थे उनको। पास जनरल एंट्री, ठीक है। अभी मैं बहुत कम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, बुक का भी मैं अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। पहला, परचेस्ड फर्नीचर बाई कैश ₹10,000, ठीक है। सेकेंड, बिल्डिंग परचेस्ड बाई बैंक ₹10 lakh। थर्ड क्या होगा? और क्या हो सकता है? फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। एक थोड़ा और सोचने वाला पॉइंट है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम लोग इसको ट्राई करके देखना। इसमें लिखा है कि हम लोग बैंक में कैश जमा कर दिए 2,000 रुपये। फिर डी पॉइंट, परचेस्ड लैंड, ज़मीन खरीदें ₹1 लाख का। क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बताया पेमेंट किससे कर रहे हैं। ई पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्नीचर खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, डिपॉजिट कर दिए कैश बैंक में, परचेज कर लिए लैंड, और एक, अब थोड़ा ये वाला और समझ लेना, सोल्ड मशीनरी, सोल्ड मतलब बेच रहे हैं, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। तो ये आज का रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको मैं कल क्लास में चेक करूँगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम टू टाइम लेक्चर्स देख लो, क्लास अटेंड करो, होमवर्क करो, तो ये चैप्टर शॉर्ट गारंटी है सब बनेगा। जैसे अभी क्वेश्चन में बन रहा है, क्वेश्चन देखते साथ तुम लोग को समझ आ गया होगा कि क्या क्या हेड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन साइलेंट है तब हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये आज का क्लोजिंग टारगेट है, इतना कंप्लीट करके रखना है। आई होप सो जितना आज हम लोग पढ़े हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इतना करो, फिर मैं पार्ट टू जो रहेगा इसका वो अपलोड कर दूँगा। होप सो सबको अच्छे से बन गया होगा। थैंक यू।